Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सीरीज है पेडागोजी की। आप अगर D+P KVS रीट यूपीटेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। आज के क्वेश्चंस D+P सेंट्रिक थोड़े से ज़्यादा हैं, या CTET में भी अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी पे काम करते हैं तो बेसिकली कुछ 16 क्वेश्चंस होंगे जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं फटाफट से और समझेंगे इनको एक एक करके। आ जाओ सारे के सारे, जैसे जैसे आते जाएं वैसे वैसे लाइक शेयर भी करते जाएं, है ना। एक डिस्कशन आपको पसंद आएगा और हेल्प भी करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये पीडीएफ फॉर श्योर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब तक की जो पीडीएफ रह गई हैं वो भी मैं एक बार उनको टैली करा के एक बार बोल दूंगी। सौरभ जी अगर देख रहे हो तो एक बार देख लेना कौन सी पीडीएफ डली हैं और कौन सी नहीं, तो एक बार उनको बैठ के मैनेज कर लेंगे, है ना। चलो खैर, इसके अलावा पीडीएफ यहीं टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड, 3,22,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे, और इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीग्राम चैनल्स ऑफ टीचिंग एग्जाम। वन ऑफ द क्या लार्जेस्ट ही है। खैर क्या फ़र्क पड़ता है इन बातों से। यहाँ आते हैं काम की बात पे। हाउ कैन वी को रिलेट मैथमेटिक्स विद हिस्ट्री, यानी मैथमेटिक्स को यानी गणित को हम इतिहास से कैसे जोड़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसको इंटीग्रेटेड एकीकृत शिक्षण कहते हैं, जोड़ने को एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को। तो देखिए एक बार कैसे जोड़ पाएंगे ये बता दो एक बार, ठीक है जी, फटाफट से बताओ। बिल्कुल सही बात है तस्कीन। कुछ लोगों को पता नहीं बेवजह ही समस्या रहती है, मतलब एटलीस्ट कुछ मदद ही मिल रही है। अगर नहीं ठीक लगे तो मत देखो, सिंपल है। हाउ कैन वी कोरिलेट मैथमेटिक्स विद हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स को कैसे क्या करें, कोरिलेट करें, जोड़ें, इंटीग्रेट करें, एकीकृत करें। बताइए एक बार। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिशियंस। मैथमेटिशियंस की हिस्ट्री पढ़ोगे तब जाके कोरिलेट होगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, है ना। इंटरप्रेट द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग पॉपुलेशन चार्ट्स एंड डायग्राम्स एंड अदर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, यानी गणितज्ञों के इतिहास का अध्ययन करने से आप मैथमेटिक्स को हिस्ट्री के साथ जोड़ दोगे, ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं है। ठीक, फिर है जनसंख्या चार्ट और आरेख और अन्य सांख्यिकी जो जानकारी होती है जो हिस्ट्री में भी पाई जाती है, जो मैथ से भी रिलेटेड है, उनको आपस में जोड़ के पढ़ाओगे, मे बी। फिर है सी ऑप्शन, स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, गणित शिक्षा के इतिहास के बारे में जानोगे। या फिर नेक्स्ट है स्टडी दी हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के इतिहास का अध्ययन करें। बताइए एक बार। खाना हो जाएगा हर्षराज, अभी नहीं हुआ, बताओ फटाफट आंसर करो। खाना भी हो जाएगा, आंसर करो। हाँ, तो स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिशियंस से बेटर है इंटरप्रेट द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग पॉपुलेशन चार्ट्स, डायग्राम्स एंड अदर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए अब से 10 साल पहले, या 10 साल तो हिस्ट्री क्या ही कहेंगे, अब से 100 साल पहले इतने लोग थे, कहा जाता है भारत सोने की चिड़िया थी, हमारा ये कल्चर था, हमारा ये था, कितने मंदिर थे, कितना क्या था, कितने लोग थे, पॉपुलेशन क्या थी, ये सब मैथ्स में ही तो आएगा। हिस्ट्री का भी हिस्सा है और मैथ्स का भी हिस्सा है, क्योंकि नंबर्स की बात हो रही है। तो आपने दोनों को जोड़ दिया। स्टैटिस्टिकल जो डेटा है, मान लो जो जनगणना होती है जिसको हम सेंसस बोलते हैं, वो एक तरह से मैथ्स का हिस्सा है, लेकिन बाद में अगर आप उसको अब से 100 साल बाद यूज करो तो वो हिस्ट्री का भी हिस्सा हो जाएगा। तो दोनों सब्जेक्ट को आपने इस तरह से जोड़ा कि जब आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैथ्स भी सीख रहे हैं। ठीक है जी, तो आंसर बी इज द बेस्ट ऑप्शन। ये तरीका नहीं है कि हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिशियंस पढ़ाएं तो उसमें तो मैथ्स यूज होगा ही नहीं। मैथमेटिशियन की हिस्ट्री में मैथ्स कहाँ है, हिस्ट्री ही है, एक व्यक्ति की कहानी होगी और क्या होगा, तो सिर्फ हिस्ट्री होगी, मैथ्स कहाँ हुआ है यहाँ। स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, अगेन इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसमें भी कहानी हो गई, ये तो सिर्फ हिस्ट्री हो गई, इसमें मैथ्स कहाँ है। स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, अगेन वही बात है, कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, इसमें भी मैथ्स थोड़ी सीख लोगे, इसमें तो हिस्ट्री जानोगे बस। तो दोनों चीज जहां जुड़ रही हैं, दोनों चीज आकर के जहां मिल रही हैं कि मैथ्स भी पढ़ेगा बच्चा और हिस्ट्री भी पढ़ेगा, वो है जब आप चार्ट्स को, पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिकल डेटा को हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के रूप में शेयर करते हो तो बच्चा मैथ्स भी समझेगा। जब वो एक डायग्राम को समझेगा, एक फ्लो चार्ट नहीं, जो चार्ट है स्टैटिस्टिकल जिसमें नंबर्स हैं, जब वो उनको भी समझेगा और हिस्ट्री के बारे में भी जानेगा कि अब से 100 साल पहले इतने लोग जीवित थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना चल रहा है, अब से 100 साल बाद हिस्ट्री हो जाएगा। प्लेग की अगर हम बात करें, 100 साल पहले कोई बीमारी आई थी, मान लो कोई एक पेंडेमिक था, महामारी, उस टाइम पे इतने लोग मरे थे, वो डेटा मैथमेटिक्स भी है और हिस्ट्री भी है। भाई नंबर्स तो मैथमेटिक्स का हिस्सा है और वो जो बात है वो हिस्ट्री की है। तो इस तरह से दो सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके समझा जा सकता है। ठीक, जैसे हम
हिंदी या लैंग्वेज को भी हिस्ट्री से जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आप गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं या आज़ादी के बारे में पढ़ रहे हैं और कोई कविता है, उस पर कोई एक आर्टिकल है, कोई एक चैप्टर है, किसमें? आपके हिंदी या इंग्लिश के लिटरेचर में। तो आप हिस्ट्री भी सीख गए और इंग्लिश और हिंदी भी सीख गए। तो जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ करके समझाया जाता है तो वो इंटीग्रेटेड अप्रोच कहलाती है। ये सीटेट में भी पूछा जाता है, ये हर जगह पूछा जाएगा, ठीक। और ये क्वेश्चन DSSB में पूछा गया है, ठीक, इसको हल्के में नहीं लेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, if a teacher asks students to make a treasure map of ancient civilizations and write information about the lifestyle of people, she is conducting a project for dash subject। पढ़िए और एक बार समझने का प्रयास कीजिए। इसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, समझेंगे इसको, ठीक है। जिन लोगों की ये शिकायत है यूट्यूब पे ज़्यादा, तो एग्जाम आने दो, वो शिकायत भी आपकी दूर हो जाएगी। इतने प्रीवियस वीडियोस देखो, बहुत सारी वीडियोस हैं, ठीक। जो लोग बैचेस में हैं वहाँ क्लास चली रही है डेली, यहाँ भी चलती हैं। इफ अ टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू मेक अ ट्रेजर मैप, एक मैप बनाने को कहा, एक प्राचीन सभ्यताओं का एक नक्शा बनाने को कहा, एंड राइट इंफॉर्मेशन, और सूचना लिखने को कहा अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, उस समय के लोगों का, एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था। क्या वो गुच्ची अरमानी की बातें करते थे, या वो खादी पहनते थे, या फिर वो उससे पहले पत्ते यूज करते थे, कैसे, क्या था उनका लाइफस्टाइल, कैसे खाते थे, फ्रिज थे कि नहीं थे, फोन थे कि नहीं थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था एंशिएंट टाइम पे। शी इज एजुकेटिंग अ प्रोजेक्ट फॉर डैश सब्जेक्ट, रिसोर्स मैप, कि भाई उस टाइम पे ये रिसोर्सेज थे, ये चीजें थी, पूरा एक उनकी लाइफस्टाइल को रिलेट करके एक मैप तैयार करने की बात हो रही है। तो ये एंथ्रोपोलॉजी में आएगा, सोशल साइंस में आएगा, एनवायरमेंटल साइंस में आएगा, या फिर लाइफ साइंस में आएगा। तो ये आना चाहिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के अंदर, ठीक, क्योंकि इसमें एनवायरमेंट नहीं, लोगों की बात हो रही है, समाज की बात हो रही है, इसलिए एनवायरमेंटल साइंसेज नहीं, सामाजिक विज्ञान होगा। कोई कह रहा है एंथ्रोपोलॉजी, नहीं नहीं नहीं, वो एक अलग ही स्टडी हो गई फिर, ठीक। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे एक क्वेश्चन को। डैश एग्जामिन्स द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमंस ऑन नेचर बाय अप्लाइंग बायोलॉजी, इकोलॉजी, केमिस्ट्री एंड द ट्रेडिशनल अर्थ साइंसेस। यानी कौन सा एक सब्जेक्ट है जो एग्जामिन करता है प्रभाव किसके, ह्यूमंस पे, मानव पे प्रभाव किसके, नेचर के, जो प्रकृति है उसके प्रभाव इंसानों पर क्या हुए, किस चीज को अप्लाई करते हुए, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, इकोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का, और ट्रेडिशनल अर्थ साइंसेस। इन सब को जानते हुए आप ह्यूमंस पे क्या प्रभाव हुआ नेचर का, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कौन से एक फील्ड में आएगा, टोपोलॉजी, लाइफ साइंसेस, जियोलॉजी या एनवायरमेंटल साइंसेस। तो ये एनवायरमेंट का इंसान पे क्या प्रभाव पड़ा, सीधी सी बात है, ह्यूमंस पे क्या इंपैक्ट किया नेचर ने, ये तो एनवायरमेंटल साइंसेस का पार्ट है, पर्यावरण विज्ञान का पार्ट है। सिंपल आंसर है इसका, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हमें एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सौरभी दिवाकर, बहुत दिन बाद दिखे हो आज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। स्टूडेंट्स हु टेक आर्ट क्लासेस डेवलप एन इंक्रीज्ड कैपेसिटी टू लर्न बिकॉज, वो बच्चे, वो विद्यार्थी जो कला कक्षाएं लेते हैं, जो आर्ट एजुकेशन की कुछ कुछ क्लासेस लेते हैं, जिसमें वो ड्राइंग, पेंटिंग, परफॉर्मेंस आर्ट और 70 चीजें करते हैं, उनके अंदर किस तरह की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। डेवलप एन इंक्रीज कैपेसिटी टू लर्न बिकॉज, वो क्या करते हैं, सीखने की क्षमता ज्यादा हो जाती है उन लोगों की जो आर्ट एजुकेशन की भी क्लासेस लेते हैं। क्यों है ऐसा, कला कक्षाएं लेने वाले छात्रों में सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि ओनली टैलेंटेड स्टूडेंट्स टेक आर्ट क्लासेस। अब ऐसा तो नहीं है कि ओनली टैलेंटेड स्टूडेंट्स टेक आर्ट क्लासेस, जिसको इंटरेस्ट होगा वो ले लेगा, टैलेंट बाद में है नहीं है वो देखा जाएगा। फिर है दे एक्सपेंड देयर लर्निंग स्टाइल्स बियॉन्ड लिंग्विस्टिक एंड मैथमेटिकल रीजनिंग इन देयर ट्रेडिशनल क्लासेस। यानी कि वो क्या करेंगे, उनकी जो लर्निंग स्टाइल है वो एक्सपेंड हो जाती है लिंग्विस्टिक एंड मैथमेटिकल रीजनिंग से, जो उनके ट्रेडिशन में चल रही होती है उसके बाहर। दे स्पेंड मैनी आवर्स इन मेकिंग आर्ट, या फिर डी ऑप्शन, इट गिव्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स। किस चीज को हम बेहतर मानेंगे कि जो आर्ट पढ़ने वाला बच्चा है, आर्ट एजुकेशन, उसकी सीखने की क्षमता, मतलब किसी भी चीज को सीखने की क्षमता बेहतर हो जाएगी। ओनली टैलेंटेड स्टूडेंट, तो ये तो बिल्कुल क्रैप है, ये तो ओनली वाली चीजें तो वैसे भी नेगेटिव ज्यादातर होती हैं। दे एक्सपेंड देयर लर्निंग स्टाइल, हाँ ये कह सकते हैं कि उनका लर्निंग स्टाइल जो है थोड़ा विस्तृत हो जाता है, उनका एक्सपेंड हो जाता है, जो दायरा है सोचने का, देखने का चीजों को,
बियॉन्ड लिंग्विस्टिक एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। सिर्फ लैंग्वेज और मैथ्स में ही नहीं, वो इमेजिनेशन में भी चीज़ों को देखते हैं, वो प्रॉब्लम्स को इमेजिनरी सॉल्यूशंस में भी देखते हैं। ठीक, तो उनका विजुअलाइजेशन, उनका इमेजिनेशन, उनका नेचर के जो एस्थेटिक सेंस है, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। जब ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी तो आपका सीखने की जो जिज्ञासा है वो भी बढ़ेगी, आपकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी। ठीक, कोई कह रहा है डी क्यों नहीं हो सकता, आ रहे हैं अभी उसी बात पे। दे स्पेंड मैनी आवर्स इन मेकिंग आर्ट। ऐसा तो जरूरी नहीं है ना जो आर्ट क्लासेस लेने गया है तो वो दिन भर आर्ट ही कर रहा होगा। ठीक, या इस आर्ट करने से एबिलिटी बढ़ जाएगी, यही तो क्वेश्चन है। इसका आंसर क्वेश्चन के द्वारा थोड़ी दे सकते हैं, ये तो एक और क्वेश्चन कह दिया इन्होंने। ठीक, फोर्थ है इट गिव्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, यानी छात्रों को व्यावहारिक अनुभव देता है। ये बात बिल्कुल अच्छी है सुनने में, बट क्या इस व्यावहारिक अनुभव से सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी? इससे बेटर ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए आपको बी नजर नहीं आ रहा। बी ऑप्शन कह रहा है दे एक्सपेंड देयर लर्निंग स्टाइल्स बियॉन्ड लिंग्विस्टिक एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। यानी जो नॉर्मल क्लासेस हम ले रहे हैं वहां पे क्या है, हमारी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, नंबर्स में सोचना, तर्क के द्वारा सोचना, उस सबसे आगे जा रहे हैं वो एक स्टेप, जहां पे वो विजुअलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं चीजों को, वो ब्यूटी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, वो हर एक चीज में एक अलग एंगल से देख पा रहे हैं। तो उनकी क्षमता जो है, उनका सोचने का दायरा इतना बढ़ गया, वो सिर्फ नंबर्स में नहीं, सिर्फ भाषा में नहीं, वो चित्रों में भी सोच पाते हैं, है ना, वो ब्यूटी को भी एक एम्ब्रेस कर पाते हैं, जिसको आर्टिस्टिक सेंस या हम कहते हैं एस्थेटिक सेंस कहते हैं। तो ऑब्वियसली जो इंसान इतने एस्पेक्ट में देख पाएगा तो उसका जो सीखने का दायरा है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तो सीखने का दायरा बढ़ेगा। बी ऑप्शन ज्यादा बेटर है, ये लिमिटिंग ऑप्शन है। इससे ज्यादा ओपन एंडेड अप्रोच किस ऑप्शन में है? बी में है। और जो ज्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जो अपने अंदर बाकी चीजों को समाहित करता है, वो ऑप्शन बेहतर है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट? पहले 4 के 4 स्टेटमेंट पढ़ो, 2-3 सेकंड का टाइम लो पढ़ने के लिए, और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि भाई इनमें से कौन सी एक बात सही नहीं है। नॉट ट्रू लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सही है, सही है मिनी मोनिका, बहुत बढ़िया, आप बहुत ही ज़्यादा मिनी हैं इसलिए आपका नाम है मिनी मोनिका। सही बात है या गलत है, बता दीजिए एक बार। चलें, सही है, सही है, लाइक शेयर भी करते रहो साथ साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट? कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला ऑप्शन है ड्रामेटाइजेशन इन सोशल साइंसेज इज यूज्ड फॉर इम्पार्टिंग ऑथेंटिक, सिस्टमैटिक एंड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट सम इवेंट्स एंड ट्रेंड्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड शुड बी इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग टू चिल्ड्रन इन टीचिंग सोशल साइंस सब्जेक्ट। शुड बी इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग, हाँ बात तो सही है भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में थोड़ा सा तो इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करेगा ना बच्चा समस्याओं का समाधान करते समय। फिर है डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड एनेबल चिल्ड्रन टू लर्न सोशल साइंस फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस। जब आप प्रोजेक्ट देते हो बच्चे को, वो सोसाइटी में जाके एक प्रोजेक्ट देखेगा, कितने लोग पहले यहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, अभी कैसे रहते हैं, पूरी चीज़ें स्टडी करेगा, मतलब वो अपने समाज से जुड़ पाएगा और अपने अनुभव से सीख पाएगा उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए। प्रोजेक्ट होता ही प्रैक्टिकल सिनेरियो के लिए है। ठीक, फिर है नेक्स्ट ऑप्शन, सोशल साइंस लेक्चर मेक्स स्टूडेंट्स इनएक्टिव। ये बात कह सकते हैं हम, क्योंकि बात हो रही है लेक्चर की। अब ये इन्होंने कैसे पूछा है? अगर ये नॉर्मल लेक्चर मतलब क्लास की बात थी तब तो ये बात गलत थी, लेकिन अगर ये नॉर्मल सेंस में लेक्चर मेथड को टारगेट कर रहे हैं, सोशल साइंस लेक्चर मेक्स स्टूडेंट्स इनएक्टिव, कि सिर्फ आपने व्याख्यान कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि बोरिंग लग सकता है। ठीक, D++ भी इसी बात को सही मान रहा है, क्योंकि ये इस बात को मान रहे हैं कि हाँ लेक्चर बोरिंग लग सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास ही बोरिंग होगी, अगर सिर्फ लेक्चर दिया जाए तो वो बोरिंग हो सकता है, ये बात सही है। ए ऑप्शन को इन्होंने सही माना है, और ए ऑप्शन सही हो सकता है, ऐसा नहीं है कि गलत नहीं है, इसलिए हम ए के साथ ही जाएंगे कि ड्रामेटाइजेशन इन सोशल साइंसेज इज यूज्ड फॉर इम्पार्टिंग ऑथेंटिक, सिस्टमैटिक एंड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन। इसके लिए आप डेटा चार्ट्स का, या फिर जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, वो जो आपके स्टैटिस्टिकल चार्ट्स हैं, वो इस्तेमाल करिए ना आप। जब आप एकदम सटीक इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो ड्रामा का यूज थोड़ी होता है, रोल प्ले का यूज थोड़ी करोगे कि ये बताने के लिए कि पहले 400 साल पहले 400 ये था वो था। नंबर्स समझाने के लिए ड्रामा का यूज नहीं होगा, चार्ट्स का यूज होगा, स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज होगा। ठीक, तो ये ए ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, वैसे सही है, इसलिए आंसर ए बेटर है डी से। इसको समझिएगा, नहीं तो डी पे आप आंख बंद करके चले जाएंगे और गलत हो जाएगा, 1 नंबर चला जाएगा। ऑफिशियल जो कहता है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द सब्जेक्ट दैट
encompass diverse concerns of society and includes a wide range of content drawn from the disciplines of history, geography, political science, economics and sociology. यानी जो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, क्या है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है, और इन सब से जो एक निष्कर्ष निकाल करके एक सब्जेक्ट ने डाइवर्स कंसर्न्स को सोसाइटी के समझा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों की ब्लॉक होने की बहुत इच्छा हो रही है ना? कुछ लोगों की ब्लॉक होने की इतनी इच्छा होती है क्योंकि ये पढ़ने तो आते ही नहीं। एक होता है थोड़ा बहुत हंसी मजाक, एक होता है लिमिट के पार जाना। देखिए एक बार, अगर हम बात करें, अलग अलग लोग इसका आंसर अलग अलग दे रहे हैं। सी ऑप्शन कह रही है दीक्षा गुप्ता, आपकी बात हमें सुंदर लग रही है, बट पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये ध्यान से देखा आपने? बिल्कुल देखा। देखिए एक बार, बात हो रही है वो कौन सा सब्जेक्ट है जो डाइवर्स कंसर्न्स, जो अलग अलग विस्तृत चिंताएं हैं समाज की, उनको इंक्लूड करता है। कहां से अपना सोर्स निकालेगा? हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से और सोशोलॉजी से। तो मिलकर के क्या बन गया? सोशल साइंसेस बन गया, सोशल वर्क नहीं। देखो ये कितना ऑप्शन अटकाने के लिए दिया हुआ है, सोशल वर्क नहीं, सोशल साइंसेस हो गया ना, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो इंक्लूड करके एक साथ डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क से जो सब्जेक्ट है, ये सारी स्टेटमेंट्स हैं। सोशोलॉजी तो एक यहाँ पे अलग से ही दे दिया, ये तो सब इंक्लूडेड है ना, सोशोलॉजी भी इंक्लूडेड है, ज्योग्राफी भी इंक्लूडेड है, पॉलिटिकल साइंस भी इंक्लूडेड है, इकोनॉमिक्स भी इंक्लूडेड है और हिस्ट्री भी। तो ये तो सोशल साइंसेज में होता है, सामाजिक विज्ञान के ही ये क्वेश्चन हैं, ऐसा हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी बता दो, एंथ्रोपोलॉजी का क्या करोगे, है ना? उसको क्या बोलते हैं, नर विज्ञान या समथिंग बोलते हैं आई थिंक, मतलब जिसमें ये पढ़ते हैं कि भाई मानव का जन्म कहाँ से हुआ, ओरिजिन क्या हुआ, क्या पहले कल्चर था, कैसे, पूरा स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड है एक तरह से। ठीक है, क्या करोगे एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइंस पढ़ने आ रहे हो। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल जियोलॉजी, मेटेरियोलॉजी एंड ओशनियोग्राफी, ओके, अलॉन्ग विद द बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। बड़े टेढ़े मेढ़े से क्वेश्चन है, क्योंकि ये सोशल साइंस की पेडागोजी आजकल सोचो पीआरटी के एग्जाम में आने लग गई है, जो कि आनी चाहिए नहीं कायदे में, क्योंकि ईवीएस ही पढ़ते हैं ना हम 5th तक। तो अगर हम बात करें डैश टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल जियोलॉजी, कौन से टीचर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो थॉरो होगी, किसके बारे में? जियोलॉजी यानी भूविज्ञान, मेट्रियोलॉजी एंड ओशनोग्राफी के बारे में, और साथ में इकोलॉजी और बायोलॉजी के भी बारे में। फिर अगेन ये इशारा किस तरफ हो रहा है ये देखिए, और आंसर आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। देखो ज्योग्राफी तो होगा नहीं, ये तो खुद अपने आप में एक छोटा सा डिसिप्लिन है। अर्थ साइंस भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेट्रोलॉजी से लेके जियोलॉजी को, फिजिकल जियोलॉजी को और ओशनियोग्राफी को भी डाल दिया। तो हम पूरे एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ सोशल साइंस तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ समाज से सीमित नहीं है, लोगों तक सीमित नहीं रहा, प्रकृति से ज्यादा प्रभावित हो गया। तो ए ऑप्शन सही हो गया। वहां सिर्फ बात ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की हो रही थी, तो हमने सोशल साइंस आंसर कर दिया था। तो ये एक अंतर है इन दोनों ऑप्शंस में। कभी आप दोनों जगह सोशल साइंस लगा दें तो गड़बड़ हो सकती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इन पीयर एक्सेप्टेंस एस्पेक्ट, मतलब जो सहकर्मी कह लीजिए, सहपाठी कह लीजिए, या साथी समूह कह लीजिए आप, मतलब एक एज के जो बच्चे होते हैं, इन पीयर एक्सेप्टेंस एस्पेक्ट चिल्ड्रन हु रिसीव मैनी पॉजिटिव वोट्स आर कॉल्ड। यानी पीयर एक्सेप्टेंस का मतलब है जिनके पीयर्स, जिनका साथी समूह, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी एक बच्चे को, है ना, या पूरी क्लास है वो एक बच्चे के लिए वोट देती है, पॉजिटिव है, तो ऐसे बच्चे को आप क्या कहोगे? जिसके सारे पीयर्स जो हैं उसके पक्ष में हैं। मान लो मॉनिटर चुनने के लिए हाथ खड़ा करने को कहा गया, हैंड्स अप, और सारे बच्चों ने वोट कर दिया, या ज्यादातर बच्चों ने एक बच्चे को वोट किया, तो वो बच्चा क्या कहलाएगा? क्योंकि उसे मिली है क्या? पीयर एक्सेप्टेंस, उसके साथियों से उसको एक्सेप्टेंस, उसको स्वीकार्यता मिली है, जो सबको नहीं मिलेगी। ऐसे बच्चे पॉपुलर चिल्ड्रन कहलाते हैं, यानी कि जो पॉपुलर हैं अपने क्लास में, अपने अमोंग पीयर्स, पॉपुलर अमोंग पीयर्स, जो अपना साथी समूह है अपने एज ग्रुप में, पीयर्स में क्या है? पॉपुलर है,
क्योंकि उनको पसंद करते हैं बाकी बच्चे, ऐसे लोग फिर लीडरशिप में भी आगे होते हैं। ठीक, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन वो हैं जिन पे कोई ध्यान ही नहीं देता, सोशली नेग्लेक्टेड भी बोलते हैं इनको, वो बच्चे जिनको रिजेक्ट कर देते हैं ग्रुप, कोई इनको अपने साथ नहीं रखना चाहता, किसी भी रीजन से हो सकता है, तो ये इमोशनली भी ठीक नहीं रहते नेग्लेक्टेड बच्चे। कॉन्ट्रोवर्शियल तो ऑब्वियसली कुछ विवाद हो गया तो कॉन्ट्रोवर्शियल कह दिया। रिजेक्टेड मैंने अब आपको बताया कि रिजेक्टेड वो हैं जो ग्रुप में, जिनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ग्रुप में इंक्लूड नहीं करते। नेग्लेक्टेड वो हैं जिन पर कोई ध्यान ही नहीं देता। भाई रिजेक्टेड क्या है, बच्चा आया, वो आपसे बैठना चाहता है, आपके ग्रुप में शामिल होना चाहता है, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। नेग्लेक्टेड है, इग्नोर्ड है, ना उनको कोई रिजेक्ट कर रहा है ना उनसे कोई मतलब रखता है। तो ये डिफरेंस है नेग्लेक्टेड और रिजेक्टेड में। तो आंसर क्या था इसका, पॉपुलर चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चा पॉपुलर है अपने पीयर्स के बीच। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाई इज इंडक्टिव मेथड यूज्ड मोर देन डिडक्टिव मेथड। भाई हम आगमनात्मक विधि का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बजाय कि निगमनात्मक विधि के। डिडक्टिव मेथड होता है जहां रूल पहले से दे दिया जाता है, और इंडक्टिव मेथड में एग्जाम्पल से नोन टू अननोन जाया जाता है, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक, हम सभी जानते हैं एक तो छोटे बच्चों के लिए इंडक्टिव मेथड बेहतर है, और वैसे भी अगर मौका हमारे पास टाइम है किसी चीज को सीखने का तो इंडक्टिव मेथड बेहतर है, क्योंकि यहां आप खुद नोन टू अननोन जाते हैं, आप एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, आप कोई एक रूल तक पहुंच सकते हैं इंक्वायरी करके, जबकि डिडक्टिव मेथड में आपको पहले ही रूल दे दिया जाता है। ये समय बचाने के लिए तो सही है। पहला ऑप्शन है इंडक्टिव मेथड इज सूटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स। ये कहना तो गलत है कि सभी टॉपिक्स के लिए, कई बार मैथ्स में, कई बार ग्रामर में, कई बार ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जहां डिडक्टिव मेथड ज्यादा अच्छा काम करता है, टाइम भी बच जाता है और कंफ्यूजन भी नहीं होती, स्पेशली बड़ी क्लासेस में। फिर है डिडक्टिव मेथड हैज नो ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी। ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये भी तो प्रूवन मेथड है ना। इंडक्टिव डिडक्टिव की बात करें तो सबसे पहले अरस्तु ने बात की थी, एरिस्टोटल ने इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड की। बाद में जो नाम है आपका वो बैकन ने दिया इंडक्टिव की, अगर हम बात कर रहे हैं। फिर है इट इज यूज्ड फॉर हायर स्टडीज लेवल। ऐसा भी नहीं है कि हायर स्टडीज के लिए ही यूज करेंगे, छोटी क्लासेस में भी यूज हो जाता है। स्पेशली इंडक्टिव मेथड तो हम छोटी क्लासेस में ही यूज करते हैं। इन इंडक्टिव मेथड कंटेंट बिकम्स क्रिस्टल क्लियर टू स्टूडेंट्स। एक ही बात यहां जच रही है कि जो इंडक्टिव यानी आगमनात्मक विधि है, क्योंकि हम वहां सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, जो बच्चे जानते हैं नोन टू अननोन जाते हैं। तो जब ऐसी काम हम करेंगे जो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे, उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे, तो क्या होगा, दिमाग में चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी 100% हैं। अगर आपको ये बता दिया पहले क्लास में खड़े करके, एक एक बच्चे से बोर्ड पे ये लिखवा लिया उसको क्या क्या पसंद है, किसी ने टेबल लिखा, किसी ने अपने फेवरेट प्लेस के नाम पे आगरा लिखा, किसी ने फेवरेट फूड के नाम पे छोले भटूरे लिखे, किसी ने फेवरेट मूवी के नाम पे मान लीजिए लक्ष्य लिख दी। ठीक, तो अब बाद में जब आप उसको बता रहे हो, बच्चों ने खुद एग्जाम्पल दिए, अब बाद में आप बता रहे हो ये जितने भी पर्सन, प्लेस और थिंग के जो नाम आपने लिखे इनको नाउन कहते हैं। अब वो जिंदगी में भूलेंगे नहीं, उनके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गई चीजें। क्यों? क्योंकि आपने बच्चों से ही लर्निंग बाय डूइंग करा दी, एग्जाम्पल से रूल लेकर के गए आप। ठीक है बात, तो डी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर ओवर हियर, क्योंकि इंडक्टिव मेथड क्रिस्टल क्लियर बना देता है चीजों को दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए एक बार, व्हाट इज इंक्लूडेड इन आर्ट एजुकेशन, यानी कला शिक्षा में क्या क्या शामिल है, बताइए एक बार। आर्ट एजुकेशन में क्या शामिल है? आर्ट थ्रू एजुकेशन, एरिया ऑफ लर्निंग दैट इज बेस्ड अपॉन विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट, एजुकेशन थ्रू आर्ट, या कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड एजुकेशन। बताइए एक बार। कोई कह रहा है, मिनी मोनिका कह रही है फेवरेट एग्जांपल छोले भटूरे। हाँ, आजकल तो खैर मैंने इतना खा लिए थे छोले भटूरे एक टाइम पे कि अब मेरा मतलब मन ही नहीं करता छोले भटूरे खाने का। देखो एक बार आंसर करो। ओह गॉड, बाल ही ठीक नहीं होते, वाह। चलो डी ऑप्शन, चलो देखते हैं। आर्ट थ्रू एजुकेशन, ये तो कोई पॉइंट नहीं है कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन आर्ट एजुकेशन। इंक्लूडेड पूछा है किसमें? आर्ट एजुकेशन में। कला शिक्षा में क्या इंक्लूडेड होता है? एजुकेशन थ्रू आर्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड एजुकेशन, सारी बातें सही हैं, बट बेस्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन, एरिया ऑफ लर्निंग दैट इज बेस्ड अपॉन विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट। जो देखने वाली दृश्य कला है और परफॉर्म करने वाली भी, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो, चाहे कोई और चीज हो इस तरह की, है ना, और दृश्य भी, दोनों ही चीजें हैं। तो आर्ट एजुकेशन अपने अंदर इंक्लूड करता है विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। बेटर ऑप्शन है इन बाकी के तीनों से, ये तीनों यहीं पे इंक्लूड हो जाएंगे। ये तो हमें पता ही है ना, एजुकेशन है तो ऑब्वियसली कुछ तो दिया ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डैश ऑफ 1969 रिक्वायर्स एनवायरमेंटल एनालिसिस ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स which necessitates the presence of environmental scientists in business
in businesses, thus schools need to equip students for such work. यानी 1969 में एक पॉलिसी आई थी, उसका नाम आपको बताना है, जो रिक्वायर मतलब जिसको नीड है एनवायरमेंटल एनालिसिस ऑफ वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, जो अलग अलग एनवायरमेंट में डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आए हैं उनका एनालिसिस किया जाए। जो प्रेजेंट है प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंटिस्ट्स इन बिजनेसेस, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट्स की जरूरत पड़ेगी बिजनेसेस में, ऐसी बात की गई। और इस तरह के काम को जिसमें एनवायरमेंट से रिलेटेड डेटा को जान सकें, नॉलेज हो जिन लोगों को, थोड़ी रिसर्च कर सकें, ये सारे लोग इन्वॉल्व होने चाहिए प्रेजेंट एजुकेशन के अंदर, या ऐसे हम बच्चों को बनाएं। ये जो पॉलिसी है इसका नाम पूछा है, बाकी कहानी तो बेकार हो गई यहाँ पे, नाम अगर आपको पता नहीं होगा। ये फैक्चुअल सा क्वेश्चन पूछ लिया, फंसेगा तो फंसेगा, नहीं तो नहीं फंसेगा, है ना। ये तो नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट आया था, जिसको NEPA बोल देते हैं, नेपा से याद रख सकते हो, 1969 में, जिसमें ये बात कही गई। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये चीजें आपको अलग से लिख के पढ़ना पड़ेगा इनके बारे में, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी उठ के आ जाता है कई बार, जो सिलेबस में गिवन भी नहीं है दूर दूर तक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली डिपिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट हैं और एक ऑप्शन आपको चूज करना है जो दोनों के बीच में सही रिलेशन को दर्शाता हो। यहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा इसको। गार्डनिंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंक्रीजिंग साइंटिफिक नॉलेज। जो गार्डनिंग है उससे किस तरह के अवसर प्राप्त होते हैं? इंक्रीजिंग साइंटिफिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी जो साइंटिफिक नॉलेज है गार्डनिंग से, जो बागवानी है, वो बढ़ती है। और दूसरा क्या है? अंडरस्टैंडिंग, ऑब्वियसली जो नॉलेज है, ज्ञान भी और समझ भी बढ़ती है। इट इंप्रूव्स स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, उनका खुद में विश्वास और रेजिलियंस, कि वो चीजों को आसानी से हार नहीं मानेंगे, ये सब बढ़ती है। ठीक है, किससे? गार्डनिंग से। ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये कैसे जुड़े हुए हैं आपस में, ये आपको पता लगाना है ऑप्शन देख करके। क्वेश्चन आसान है बट इसके ऑप्शन थोड़े से मुश्किल हैं। ठीक है जी, रेशम गुप्ता धन्यवाद। देखिए, बोथ द स्टेटमेंट आर द कॉजेज ऑफ वन इफेक्ट। ये कॉज है एक प्रभाव के, ये तो प्रभाव है ना एक, ये तो एक कॉज का इफेक्ट है। ठीक, इफेक्ट का कॉज नहीं है, ये उल्टा बोल दिया इन्होंने। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द कॉज ऑफ सेकंड स्टेटमेंट। बोथ द स्टेटमेंट आर द इफेक्ट्स ऑफ वन कॉज, सेकंड स्टेटमेंट इज द कॉज ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। नहीं नहीं नहीं, देखो सबसे पहली बात थी गार्डनिंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंक्रीजिंग साइंटिफिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। पहली बात, कॉज क्या है? गार्डनिंग है। क्या होगा इससे? साइंटिफिक नॉलेज बढ़ेगी एनवायरमेंट के प्रति और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जब साइंटिफिक नॉलेज बढ़ेगी किसी व्यक्ति में, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो उसका सेल्फ एस्टीम, उसका सेल्फ रिलायंस, उसकी साइंटिफिक नॉलेज, ये सब बेहतर हो जाएंगे अपने ही आप। ठीक, तो एक कॉज का ही असर है दोनों बातें। बोथ द स्टेटमेंट आर दी इफेक्ट्स ऑफ वन कॉज। ये दोनों ही क्या है? प्रभाव हैं एक कॉज के, एक रीजन के। वो क्या है? गार्डनिंग। ठीक, तो आंसर सी इज द, मतलब ऑप्शन सी इज द बेस्ट आंसर। तो आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर ना आया हो तो बता दो, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, है ना। अगर ना आया हो तो फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, बताओ एक बार। भाई बात है गार्डनिंग एक इफेक्ट, एक कॉज है और उसके दो प्रभाव हैं इफेक्ट। एक तो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग किसकी? साइंटिफिक चीजों की। और जब वो दोनों बढ़ेंगी तो आपकी सेल्फ एस्टीम, रेजिलियंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस सब बढ़ जाएगा। तो एक कॉज से, एक तीर से दो निशाने वाली बात है ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ यू हैव अ चाइल्ड विद सम काइंड ऑफ फिजिकल हैंडीकैप इन योर क्लास एंड यू हैव टू टेक द क्लास फॉर आउटडोर गेम्स, व्हाट विल यू डू एज अ टीचर? यानी कि आपके सामने एक बच्चा है, यू हैव अ चाइल्ड विद सम काइंड ऑफ फिजिकल हैंडीकैप, उसको कोई शारीरिक परेशानी है, कोई शारीरिक अक्षमता है एक बच्चे को। ठीक है जी, अगर हम बात करें इन योर क्लास एंड यू हैव टू टेक द क्लास फॉर आउटडोर गेम्स, आपको क्या है? आउटडोर गेम के लिए क्लास को लेके जाना है, यानी मैदान में आप खिलाने के लिए बच्चों को लेके जा रहे हैं, और एक बच्चा जिसको शारीरिक रूप से किसी भी तरह की एक अक्षमता है। ठीक है जी उषा कुमारी जी, बहुत बढ़िया। पहला ऑप्शन है टेल अनदर टीचर टू टेक हिम इन हिज क्लास टिल यू कंप्लीट द आउटडोर गेम्स ऑफ द अदर स्टूडेंट्स। यानी आप कहेंगे दूसरे टीचर को एक काम करो, इस बच्चे को तुम अपनी क्लास में बिठा लो क्योंकि इसको तो फिजिकल कोई परेशानी है, और तब तक आउटडोर गेम चलेंगे, तुम इसको पढ़ाते रहना। तो ऐसे तो बच्चे को गेम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, इसको इंक्लूसिव एजुकेशन थोड़ी कहेंगे, आपने तो डेप्राइव कर दिया बच्चे को। ठीक, जिस भी तरह से पॉसिबल हो आप उसको इंक्लूड करेंगे। ट्राई टू इन्वॉल्व हिम इन सूटेबल एक्टिविटीज इन सेफ एनवायरमेंट एंड मेक हिम एंजॉय आउटडोर गेम्स। अब ये इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन है। ठीक, मतलब उनको, उस बच्चे को आप इन्वॉल्व करेंगे सूटेबल एक्टिविटी में, जो भी वो कर सकता हो। भाई हमें ये तो बताया नहीं ना किस तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी है, किस तरह की फिजिकल अक्षमता है। अगर बच्चे को वो व्हील चेयर पे है तो बैठ के तो फुटबॉल पास तो कर ही सकता है, तो आप उस तरह से उसके लिए सेफ एनवायरमेंट में उसको मौका देंगे क्या करने का? खेलने का।
क्योंकि वो इससे अलग थलग महसूस नहीं करेगा, आपने उसको इंक्लूड कर लिया विशेष प्रावधान करके। ठीक, जरूरी नहीं है उस बच्चे को भागने को कहेंगे अगर वो चल नहीं सकता तो, आप कहेंगे तुम भी पार्टिसिपेट करो, उसका अपना एक रोल देंगे। ठीक है जी। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन की, तो उसको भी पढ़ लो। बेस्ट तो हमें यही समझ में आ रहा है अब तक। दीक्षा शाक्या बहुत गुस्से में कह रही हैं आपको मिनी मोनिका और उषा जी के अलावा कोई और नहीं नजर आता। सारे के सारे नजर आते हो आजकल, इनके जो कमेंट्स है उस पर ध्यान जा रहा है, नहीं तो इनसे पूछो महीनों से सालों से नहीं ध्यान गया था इनके कमेंट्स पे। तो ऐसा मैं कुछ सोच के नहीं लेती हूँ, बार बार नजर आ जाता है कोई कमेंट। देखो, ट्राई टू इन्वॉल्व हिम इन सुटेबल एक्टिविटीज इन सेफ एनवायरमेंट, ऐसे विद्रोह मत करो, है गुस्सा नहीं करते, कोई बात नहीं। देखो, टेल अदर स्टूडेंट्स टू टेक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो फिर उसकी कौन लेगा। टेल हिम टू सिट इन अ कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, अगेन आपने बच्चे को अलग थलग बिठा दिया। भाई आपको बच्चे को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, जिस भी तरह से वो उसके लिए जो भी उपयुक्त गतिविधि हो, जो भी सूटेबल एक्टिविटी हो, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, उसकी एबिलिटी का ध्यान रखते हुए। वो एक काम नहीं तो दूसरा काम तो कर ही सकता है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द इफेक्टिव प्रैक्टिसेस ऑफ हेल्पिंग रिजेक्टेड चिल्ड्रन। अभी मैंने आपको बताया था रिजेक्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं। रिजेक्टेड चिल्ड्रन वो बच्चे हैं जो सोशली रिजेक्टेड हैं, किसी भी फॉर्म में रिजेक्टेड हैं। कैसे रिजेक्टेड हैं, मान लो एक बच्चा है जिसको कोई अपने पास ही नहीं बिठाना चाहता, उसको सब रिजेक्ट कर चुके हैं, ये तो बेकार है, इससे हम बात नहीं करेंगे, अजीब सा है, फलाना है, मतलब ये सोशली रिजेक्टेड है बच्चा। ऐसे बच्चे को आपको इसको भी पढ़ाना है। हेल्प करने के लिए कौन सी प्रैक्टिसेस, कौन से वेज आप अपनाएंगे रिजेक्टेड बच्चे को हेल्प करने के लिए। अब ऐसे बच्चे का सेल्फ एस्टीम बिल्कुल डाउन हो गया होगा, ऐसे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया होगा, ऐसे बच्चे की इवन स्कूल आने का मन भी नहीं करता होगा, क्योंकि कोई उससे बात नहीं करना चाहता, कोई उसकी तरफ देखता नहीं है, जहां वो बैठता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चे का जो विश्वास है, आत्मविश्वास, उसकी सीखने की क्षमता, उसका सेल्फ जो है वो हर्ट हो चुका है एक तरीके से। तो आपको तो इसको भी ध्यान में रखना है, आप तो टीचर हैं, आप तो सभी के बारे में सोचेंगे। तो क्या करें आप, तो पहला है रिकॉर्डिंग, मॉडलिंग, ट्रेनिंग या रेप्रीमेंडिंग। रेप्रीमेंडिंग होता है फटकार लगाना, जो आप कभी नहीं करेंगे किसी भी बच्चे के साथ। यहां अगर आप रिकॉर्डिंग कर भी लेंगे तो उससे होगा क्या, आपने मान लीजिए ऑब्जर्व किया तो क्या होगा उससे। ठीक, फिर है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैसी, ट्रेनिंग से बात थोड़ी बनेगी, बात बनेगी किस चीज से, जिससे वो एक्सेप्टेंस फील कर सके, जिससे भी उसको भी लगे कि मैं भी स्वीकार्य हूं, मुझे भी कोई अपने पास बिठाना चाहता है। तो आप क्या करेंगे, मॉडलिंग का एक तरीका है जो बेस्ट है। मॉडलिंग ये वो वाली मॉडलिंग है जो बेंड्यूरा की थियरी, अगर आपने लेट्स लर्न पे देखी है, पुरानी वीडियो होगी बट काम चल जाएगा आपका उससे भी, और जो लोग बैचेस में उन्होंने भी समझा होगा बेंड्यूरा को। तो बेंड्यूरा की अगर हम बात करें तो बेंड्यूरा बात करते हैं किसकी, मॉडलिंग की, जिसमें 4 स्टेप हैं। ARPR से हम डिस्कस करते हैं, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन कह देते हैं, और फिर है आपका रीइंफोर्समेंट या मोटिवेशन। तो आप बच्चे को कुछ वीडियोस दिखा सकते हैं, है ना, उसको इस तरह के कुछ वीडियोस दिखा सकते हैं जिसमें स्वीकार्यता हो, एक दूसरे से लोग बात कर रहे हो, उसको पता हो कि कैसे उसे जवाब देना है जब वो ग्रुप में हो, कैसे वो दोस्ती करना सीख सकता है। इस तरह की चीजें आप अपना सकते हैं, खुद ऐसा व्यवहार करके दिखा सकते हैं जिसको वो क्या करे, अगर वो अपनाए अपनी लाइफ में तो उसको एक एक्सेप्टेंस मिले, या उसका जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा बेहतर हो। ठीक है, तो मॉडलिंग यहां बेहतर प्रोसेस होगी कि आप उसको वो चीजें दिखाएं या वो व्यवहार करके दिखाएं जिसको अगर वो खुद से ट्राई करे तो उसको एक्सेप्टेंस मिले या उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। समझ पा रहे हो ये बात, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाना है, उसका वाइकेरियस जो रिइंफोर्समेंट है वो बढ़ाना है, जो मॉडलिंग के थ्रू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क एजुकेशन सब्जेक्ट। ये वर्क एजुकेशन जो WE बोलते हैं हम लोग, वर्क एक्सपीरियंस वर्क एजुकेशन, हेल्प्स द लर्नर्स, किस चीज में हेल्प करेगी, जो अंडरस्टैंडिंग है वर्क एजुकेशन की, यानी बच्चे को कुछ कुछ काम करना आता है। बताइए एक बार फटाफट से आंसर कीजिए। बहुत बातें आप लोग आपस में करते हो और लाइक शेयर कम करते हो और आंसर भी कम देते हो, हैं, बताओ एक बार फटाफट से। पानी नहीं है और मैं बार बार पानी पे हाथ जा रहा है। देखो एक बार, अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एनी वर्क टू बी डन, know various ways of doing social work, identify needs of community in respect of food, health and hygiene, clothing, shelter, recreation and social service, acquaint themselves with the system of conducting social work। बताइए एक बार क्या जवाब आपको समझ में आ रहा है। अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एनी वर्क टू बी डन, भाई बच्चे को एक प्रोसेस समझ में आ जाए कि कोई भी काम यदि किया जाना है, स्कूल में ही कोई इवेंट है या कुछ है, उसको प्लान कैसे करना है और उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ये वर्क एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। ठीक है,
तो बाकियों से बेहतर ऑप्शन हो गया इसी बात पे, ठीक, क्योंकि इतना सब हाइजीन, ये फिजिकल एजुकेशन थोड़ी है जो इतना सारा हाइजीन वाइजीन लगाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाई इज हेल्थ एजुकेशन इंपॉर्टेंट एट प्राइमरी स्कूल लेवल, यानी हेल्थ एजुकेशन जो है वो प्राइमरी स्कूल लेवल पे क्यों महत्वपूर्ण है। हेल्थ एजुकेशन यानी उनको अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक करना, उनको बेसिक चीज़ों के बारे में बताना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इट एंश्योर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड, बताइए एक बार। इट एंश्योर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड, या फिर इट हेल्प्स इन फिजिकल फिटनेस, इट इज गिवन बाय एजुकेशन कमीशंस, इट टू एंगेज ऑफ पीरियड्स ऑफ एब्सेंट टीचर्स। नहीं, हेल्थ एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चे की शारीरिक और मानसिक हेल्थ दोनों को सुनिश्चित करता है। अगर हम हेल्थ एजुकेशन को इंक्लूड करेंगे तो बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक हेल्थ है उन दोनों को ही सुनिश्चित कर पाएंगे हम, ठीक। एक बार 15 फिर से देख लेते हैं, मुझे लग रहा है मैंने उसमें कुछ गड़बड़ की है। देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क एजुकेशन। अच्छा, नॉलेज भी और अंडरस्टैंडिंग भी किसकी, वर्क एजुकेशन की। सब्जेक्ट हेल्प्स द लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एनी वर्क टू बी डन, ठीक है। नो वेरियस वेज ऑफ डूइंग सोशल वर्क, आइडेंटिफाई नीड्स ऑफ कम्युनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ फूड हेल्थ एंड हाइजीन। यही बेटर है, इसको जिसको हम क्रिटिसाइज कर रहे थे यही सही जाएगा, क्योंकि वर्क एजुकेशन की बात हो रही है वहां, ठीक। सिर्फ प्लानिंग की बात नहीं हो रही कि प्लान कैसे करोगे, इट्स बेटर बट नॉट द बेस्ट ऑप्शन। ये तो होगा ही नहीं कि सोशल वर्क कैसे करेंगे। वर्क एजुकेशन में क्या होता है, वोकेशनल चीजें होती हैं जो आपकी सोसाइटी में जिन चीजों की जरूरत है आप उनको करके 4 पैसे खुद भी कमा सकें, मतलब आप सेल्फ रिलायंट भी बन सकें, ठीक। तो आइडेंटिफाई नीड्स ऑफ कम्युनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ फूड हेल्थ एंड हाइजीन, जो भी नीड है उनसे रिलेटेड काम आप कर पाए। इसको सी लगा लीजिएगा, आंसर वही सही है जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। वो हमने फ्लो में गलत डिस्कस कर दिया। चलिए, तो आज के लिए तो हम करेंगे 16 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको 2 बार कम से कम रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि आप इनको कितनी भी किताबों से कर लो, अलग अलग पूरी सब्जेक्ट की पेडागोजी रट के बैठ जाओ, तब भी ये प्रैक्टिकल नॉलेज से ही आएंगे। तो इट्स बेटर कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उनको अच्छे से करें और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि बेसिक पेडागोजी तो आप सीटेट के टाइम पे भी पढ़ चुके हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, ठीक। तो ये आउट ऑफ 16 कितना ठीक हुए आपके, 16 आउट ऑफ 16, झूठ तो मत बोलो कम से कम रेनू। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है ना, मजाक कर रही हूँ, दिल पे मत ले लेना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर आपको ठीक लगे, है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखें, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी विद आंसर्स। एक काम कीजिएगा आप लोग, इनको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड पे मिल जाएगी आपको, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आप सभी का धन्यवाद, आप जुड़े, ठीक। थैंक यू सो मच। चलिए फिर कोई और बात हो कमेंट्स में बता दीजिएगा, कल मिलेंगे इसी